डियर स्टूडेंट, हम लोग कल के क्लास में पर्वत पढ़े थे। पर्वत की बहुत सारी बातों को हम लोगों ने अध्ययन किया कि पर्वत किसे कहते हैं, और उसका वर्गीकरण में हम लोगों ने आयु के आधार पर वर्गीकरण किया था, ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण किया था, और भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर हम लोगों ने वर्गीकरण किया। परीक्षा के दृष्टिकोण से वो वर्गीकरण भी महत्वपूर्ण है, उस पर भी प्रश्न आते हैं। लेकिन पर्वत का जो प्रकार हम लोग पढ़ते हैं वो वास्तव में उत्पत्ति के आधार पर पढ़ते हैं, ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन। और उसमें पर्वत के हम लोगों को 4 प्रकार दिख पड़ते हैं कि संसार में 4 प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। बारी बारी से उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहला है कि वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन कैसे बनता है, आखिर प्रक्रिया क्या है। तो इसको बताने से पहले हम ये बताना चाहते हैं आपको कि जब हमारी धरती बनी थी तो वो धरती तप्त गैस का गोला थी, सॉलिड नहीं थी। जो बिग बैंग जॉर्ज लेमैत्रे की थ्योरी के मुताबिक मैंने आपको बताया था कि जो 8 ग्रह और विभिन्न खगोलीय पिंड हमारे सौर मंडल के हैं, कि किसी समय में सूर्य के ही पार्ट थे, और सूर्य के पास से एक बड़ा दूसरा सूर्य गुजरा और एक नोवा गुजरा, और उसके आकर्षण शक्ति से उसके कुछ पार्टिकल जो है सूर्य से अलग हो गए। क्योंकि सूर्य गैसीय अवस्था में है, इसलिए उसके अलग हुए पार्टिकल्स भी गैसीय अवस्था में रहे। जो उसके चारों ओर घूमते रहे वो ग्रह कहलाए, जो ग्रहों के चारों ओर घूमते रहे वो उपग्रह कहलाए, जो अपना कोई स्वरूप ग्रहण नहीं कर पाया, गोलाई नहीं ले पाया, वो क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स कहलाए। इस तरीके से हमारे सौर मंडल का निर्माण जा रहा है। अब वो जो हमारा ग्रह है पृथ्वी, जिस पर सारे ग्रहों में एकमात्र जीवन वाला ग्रह है, तो उस ग्रह धीरे धीरे ठंडा हुआ, और ठंडा होने के बाद उस पर प्रथम प्रकार की स्थलाकृतियों का सबसे पहले निर्माण हुआ। वो प्रथम प्रकार की स्थलाकृति कौन थी? तो महादेश और महासागर, कॉन्टिनेंट और ओशियन। इतना तक आप लोग समझ रहे हैं पहले से। यहाँ पर एक बात हमें ये जोड़नी है कि ये जो दोनों अस्तित्व में आए, इसके पीछे 3 हिमयुग या 4 हिमयुग उत्तरदायी ऐसे। और हिम बनता था, फिर पानी बनता था, फिर जो धंसा हुआ भाग होता था पृथ्वी का वो महासागर बन गया, जो उभरा हुआ भाग था वो स्थलखंड या महादेश बन गया। अब इस महादेश पर ही द्वितीय प्रकार की स्थलाकृति बनी, पर्वत, पठार, मैदान, झील, जिसमें से पर्वत हम पढ़ रहे हैं। बात समझ में आई? इसमें से जो वलित पर्वत है उसमें हमें बताना यह है कि 3 करोड़ वर्ष पूर्व जो धंसा हुआ भाग था, यानी जो जलीय भाग था, उसमें तलछट जमी है। नदियों के माध्यम से, अन्य किसी माध्यम से बहुत सारे खरपतवार, डेब्रिस आकर के जलते चले। अब वो मूल भूमि से अलग प्रकृति के, मूल भूमि कठोर थी, जो उस पर तलछट जमा वो उससे मुलायम था, उस मूल भूमि से। और दूसरा अंतर ये कि मूल भूमि ने अपनी आकृति ले ली, तलछट ने आकृति अपनी नहीं। अब ऐसी परिस्थिति में जब तलछट जम गया तो आप पढ़ चुके हैं पूर्व के क्लास में कि ये जो हमारा अर्थ है वो 3 लेयरों में बटा हुआ है। सबसे ऊपरी लेयर को भूपृष्ठ बोलते हैं, उसके बाद को मेंटल बोलते हैं, और उसके बाद को कोर बोलते हैं। ये ऊपरी भूपृष्ठ और कुछ भाग मेंटल का मिला करके उसके बाद एक लेयर है जिसको हम लोग दुर्बलतम मंडल या स्फेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अब इस स्फेनोस्फीयर की वजह से जो ऊपरी भाग है, यानी भूपर्पट्टी और थोड़ा सा मेंटल का भाग, उसमें गति उत्पन्न हो जाती है। उस गति के लिए और भी कारण जिम्मेदार है। उसमें पृथ्वी का घूर्णन गति भी उत्तरदायी है, जो उस लेयर में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं वो भी उत्तरदायी है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो जमाव होता है, उस गति के कारण इस जमाव पर दबाव पड़ता है। ये दबाव पार्श्विक दबाव, लैटरल प्रेशर होता है, यानी किनारे से
अब ये दो प्रकार का दबाव होता है, एक के बीच में तलछट जमा हुआ है और इधर से भी उस पर दाब पड़ रहा है, इधर से भी दाब पड़ रहा है। एक रूप ये हुआ कि नहीं, एक और स्टेबल है, खड़ा हुआ है, और दूसरा पार्श्व जो है वो दबाव डाल रहा है। तो चाहे दोनों ओर से दबाव पड़े, चाहे एक ओर से दबाव पड़े, जो तलछट है वो मुड़ना शुरू कर दे, वो मुड़ना शुरू कर दे। तो जब वो मुड़ेगा यानी संपीड़न उसमें होगा, तो इस संपीड़न से वो जो तलछट है उसकी दो आकृति बन जाएगी। एक दबी हुई आकृति, इस दबी हुई आकृति को अभिनति सेंक्लाइन बोलेंगे, और एक उभरी हुई आकृति, इस उभरी हुई आकृति को अपनति एंटीक्लाइन बोलेंगे। तो जो सेंक्लाइन है वो खाटी हो गया, जो एंटीक्लाइन हो गया वही पर्वत हो गया, और उसी पर्वत को बलित पर्वत बोलते हैं। अब अपने देश के कंपैरिजन में इसका थोड़ा एग्जांपल दे तो आपको अच्छे से समझ में आए। हमारा देश जो भारत है, जो वर्तमान समय में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, ये अपने आरंभिक काल में इस त्रिकोणात्मक रूप में नहीं फैला हुआ। वर्तमान समय का जो प्रायद्वीपीय भारत है सिर्फ वही था, और उस समय वो गोंडवाना लैंड का एक पार्ट था, और उस भारत प्रायद्वीपीय भारत और ऊपर में जो चीन का इलाका देख रहे हैं, यह ऊपरी भाग चीन रूस का इलाका, वो अंगारा लैंड कहलाता। ये अंगारा लैंड और नीचे का प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना लैंड का बीच का जो भाग था उसमें पानी भरा हुआ था, और एक सागर का रूप था जिसको टेथिस सागर बोलते। जो उस तरफ से अंगारा लैंड से बहुत सारी नदियां थी, वो आकर के टेथिस सागर में मिलती थी, और इस ढंग से उसमें लाए हुए मलबे जो थे वो टेथिस सागर में तलछट के रूप में जमा होते चले। अब यहां पर देखिए हुआ ये कि जो अंगारा लैंड था वो स्टेबल रहा, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हुआ, लेकिन गोंडवाना लैंड जो प्रायद्वीपीय भारत था उसका मूवमेंट जो है वो उत्तर की तरफ। परिणाम क्या हुआ कि जो मलबा जो है वो फोल्ड होना शुरू हुआ, संपीड़ित होना शुरू हुआ, और इस तरीके से इसमें 4 फोल्ड पड़े। तो 4 पर्वतों का निर्माण हुआ और 3 घाटियां बनी, यानी 4 अपनति हुआ एंटीक्लाइन, और जब 4 अपनति होगा तो 3 अभिनति साइक्लाइन। ठीक है। अब देखिए कि बलित पर्वत बन गया, तो जाहिर सी बात है कि ये जो डेब्रिस था, ये जो तलछट था, ये पत्थर बन जाएगा। तो यहां पर बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि जो बलित पर्वत का नस होगा, नस माने जो मेन पत्थर होगा नीचे वाला, वो ग्रेनाइट का होगा। यानी जो पहले बना था पत्थर जिसका जमाव पहले हुआ था, वो क्या होगा, ग्रेनाइट का, ये वाला। अब उसके बाद उस पर दूसरा अवसाद जमा होगा, तो वो जो पत्थर बना वो परिवर्तित हो गया, तो वो बीच में कायांतरित होगा, मेटामॉर्फिक, और सबसे ऊपर वाला अभी अवसादी रहे, यानी सेडिमेंट्री रॉक ही रहे। तो इस तरीके से बलित पर्वत जो भी होगा उसमें 3 तरह के रॉक्स आपको मिलेंगे। एक प्राइमरी रॉक्स ही ग्रेनाइट और बेसाल्ट हुआ, उनमें पढ़ा चुके हैं चट्टान में। और उसके बाद दूसरा मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक बनने के लिए ज़रूरी है कि उस पर ताप और दाब पड़े, तो बीच में रहेगा तभी ना ताप दाब पड़ेगा साहब, कॉमन सेंस है ये। और ऊपर में अवसादी रॉक। तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अब उदाहरण तो एशिया में हिमालय एकदम नवीन बलित पर्वत है, यूरोप का अल्पस नवीन बलित पर्वत है, उत्तरी अमेरिका का रॉकी नवीन बलित पर्वत है, दक्षिणी अमेरिका का एंडीज नवीन बलित पर्वत। क्लियर। तो बलित पर्वत में इतना ही आपको जानना है। अब दूसरा ये भ्रंश। ये भ्रंश क्या होता है, तो पृथ्वी पर जब आंतरिक दबाव पड़ता है अंदर से, जैसे उसका हमने यहाँ देखे कि भू दबाव पड़ा, तो क्या होता है कि पृथ्वी में टूटन आ जाती है, पृथ्वी टूट जाता है, जैसे यहाँ से ब्रेक किया। अब जब ये टूट गया
तो दो परिस्थिति होगी, एक भाग नीचे धंस जाता है जैसे ये धंस गया, और दूसरा भाग जो है वो ऊपर रह जाता है जैसे ये रहा। क्लियर? तो जो नीचे धंसा हुआ भाग है ये वाला वो घाटी बन गया, और जो ऊपर वाला भाग रह गया वो क्या हो गया, वो पर्वत हो। तो ऐसे पर्वत को जो भू हलचल के कारण उसका कोई एक खंड नीचे चल जाए तो ऊपर बचा हुआ खंड जो है पर्वत के रूप में परिणत हो जाता है, और उसी पर्वत को हम लोग भरणशोद पर्वत के नाम से जानते हैं। सॉरी, आप ब्लॉक पर्वत इंग्लिश में। और इसका फ्रांस का वास्जेस और जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट इसका अच्छा एग्जाम्पल है। अब आइए कि ज्वालामुखी पर्वत, तो ये सिंपल सा बात है कि पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी जो इरप्ट करता है, फूटता है, तो इसमें जो लावा है, मैग्मा है, उसका जमाव दो जगहों पर होता है। कुछ लावा का जमाव जमीन के अंदर ही हो जाता है, तो उससे अंतर्भेदी चट्टानों का निर्माण होता है, जिसमें बैथोलिथ, पैकोलिथ, लोकोलिथ, सील और डाइक बनता है। ये चट्टान में पढ़ा चुके हैं। और कुछ मैग्मा जो है ऊपर चला आता है, तो जो मैग्मा ऊपर आता है वो दो रूप रहता है, एक कि मैग्मा काफी तरल है, एक कि मैग्मा काफी गाढ़ा है। तो जो मैग्मा काफी तरल होगा वो पसर जाएगा, तो उससे पठार का निर्माण होगा। लेकिन जो मैग्मा काफी गाढ़ा होगा वो पसरेगा नहीं, बल्कि जहां पर उसका मैग्मा निकल रहा है यानी माउथ है वोल्केनो का, वहीं से वो जमना शुरू करते हैं, तो उससे जो है पर्वत या माउंटेन का निर्माण होता है। अब चौथा है अवशिष्ट पर्वत, रेसिडुअल माउंटेन। ये क्या है कि चाहे वो ब्लॉक पर्वत हो, चाहे वो बलित पर्वत, चाहे वो ज्वालामुखी पर्वत, सभी पर्वतों पर नदी के द्वारा, वायु के द्वारा, हिमनद के द्वारा अपर्दन होता है। तो जो अपर्दित पर्वत है वो बचा जो रह गया वही अवशिष्ट कहलाता है। अवशिष्ट, बचा हुआ, अवशिष्ट का मतलब बचा हुआ। जैसे देखिए नीलगिरी भारत में है, वो अवशिष्ट का एग्जाम्पल है, पारसनाथ है वो अवशिष्ट का एग्जाम्पल है, और राजमहल है वो अवशिष्ट का एग्जाम्पल है। दुनिया का सबसे पुराना बलित पर्वत अरावली है, लेकिन अब क्या हो गया, ये अवशिष्ट हो गया। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये अरावली जो हम लोग का है ये सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे प्राचीन बलित पर्वत, लेकिन अब इसमें अपरदन के कारण ये अब अवशिष्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इसीलिए अक्सर पूछता है कि अरावली कैसा पर्वत। तो जब क्वेश्चन आएगा तो आप आरंभ और अब शब्द देख लीजिएगा। आरंभ में ये वलित था, लेकिन अब जो है ये अवशिष्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको 2 क्लास में पर्वत खत्म किया, अगले क्लास में हम बताते हैं। थैंक यू।